हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स पढ़ेंगे, है ना, जिसमें दूसरा चैप्टर आपका है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक पिछले वीडियो डाला गया था, है ना। इसमें आपको बताया गया था कि सत्ता की साझेदारी से क्या समझा जाता है ना, सत्ता की साझेदारी कब देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, ठीक है। और सत्ता की साझेदारी क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। और आपको उसमें वो भी बताया गया था कि संघीय शासन की विशेषताओं के बारे में, है ना, संघीय शासन की विशेषता क्या क्या था, है ना। तो संघीय शासन बताया था कि सत्ता जो होता है मतलब केंद्र और उसके आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बढ़ जाता है। संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संघीय शासन का विशेषता बताया गया था। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है संघीय व्यवस्था का गठन। संघीय व्यवस्था का गठन यानी कि संघीय व्यवस्था का गठन कितने तरीकों से होता है, कैसे होता है। देखिए, तो हमारे पूरे माने विश्व में जितने भी देश हैं उसमें संघीय व्यवस्था के गठन के मात्र दो तरीके हैं, मतलब दो ही तरीके से संघीय शासन का स्थापना किया जाता है। जैसे आपका पहला जो तरीका है कि जब कई तरह के स्वतंत्र राज्य, है ना, कई तरह के जब स्वतंत्र राज्य और संप्रभु राज्य, यानी कहने का मतलब है कि जब कहने का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जब कई राज्य मिल करके समान संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, समान अधिकार को स्वीकार करते हैं, यानी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को बराबर अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो एक संघीय राज्य का गठन करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है ना, दोनों को बराबर अधिकार है। जैसे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, इस तरह के संघीय शासन का उदाहरण मिलेगा आपको, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह ऐसे में होता क्या है कि राज्य का एक अपना अलग पहचान होता है ना। और राज्य और संघ में मतलब जितने भी संघ में शामिल राज्य होते हैं, है ना, संघीय शासन में जितने भी राज्य शामिल होते हैं सबको अधिकार समान होता है। और जैसे वह केंद्र सरकार के केंद्र सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली राज्य ही होगा, इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होता नहीं है। जहाँ पे दोनों स्वतंत्र कई तरह के स्वतंत्र राज्य मिलकर संघ सरकार का गठन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा व्यवस्था होता है जहाँ पे संघ से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है, राज्य होता है, ठीक है। इसके विपरीत जब कुछ बड़े राष्ट्र, है ना, इसके विपरीत भी एक और तरीका है। जैसे कि देखिए, जब प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच, है ना, प्रांतीय सरकार, है ना, और केंद्र सरकार के बीच भी एक व्यवस्था के अन्य सरकार का व्यवस्था किया जाता है, तभी संघीय सरकार की स्थापना होती है। यानी कि प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक और सरकार का स्थापना होगा, है ना। इसमें पहले तरीका में क्या है कि सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकार राज्य सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होता है केंद्र से, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है आपका, है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक अन्य सरकार का स्थापना किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, है ना, सत्ता का बंटवारा किया जाता है। दोनों का अधिकार लगभग अलग अलग होता है। इसमें होता क्या है कि राज्य से ज़्यादा केंद्र शक्तिशाली होता है। जैसे भारत में, बेल्जियम में, स्पेन में इस तरह का संघीय शासन का उदाहरण है, जहाँ पे केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है राज्य से। तो इस तरीके से कहा जाता है कि हम लेकिन देखिए, इसमें होता क्या है ना कि जैसे जहाँ पे केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसमें कुछ राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। जैसे जो राज्य पिछड़े हुए हैं, है ना, ज़रूरत है, जिनको ज़्यादा विशेष राज्य का दर्जा देने का अधिकार है, उनको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि हमारे भारत में था पहले जम्मू कश्मीर को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, है ना, लेकिन जम्मू कश्मीर को तो अभी समाप्त कर दिया। 5 अगस्त 2019 से, है ना, जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा हट गया, 370 धारा हट गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि दो तरीके से संघ सरकार का हम गठन कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का जो संघीय शासन में होता क्या है कि लोग दोहरे उद्देश्य को लेकर साथ चलते हैं। एक तो अपने राज्य का विकास करेंगे, मतलब क्षेत्रीय और अन्य तरह की विविधता, यानी जितना भी विभिन्नता है सबको आदर करना है, सबका सम्मान करना है, सबको साथ लेके चलना है, सुरक्षा करना है, उसको बढ़ावा देना है ना। और इसलिए संघवाद में कुछ कठोर नियम नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब, उदाहरण के लिए देखिए, संघीय व्यवस्था का शुरुआत अमेरिका से हुआ, लेकिन जब दूसरे देशों में गया, संघीय शासन का शुरुआत अमेरिका से ही हुआ था, लेकिन जब दूसरे देशों में गया तो इसका स्वरूप अलग अलग होते गया। जैसे जर्मनी में, भारत में, स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था अमेरिका से अलग है, चूँकि अमेरिका में राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन भारत में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, है ना, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यही दोनों में अंतर है, दोनों दोहरे उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में जब सत्ता का बंटवारा करके संघीय व्यवस्था का गठन किया जाता है, तो कहने का मतलब है कि संघ के उसको संघीय व्यवस्था ही कहेंगे, है ना। और इस तरीके से कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था दोहरी उद्देश्यों को लेकर चलता है, एक क्षेत्रीय और सभी तरह के विविधताओं को
लेके चलता है, जिससे कि देश की एकता अखंडता को रक्षा किया जा सके, है ना, देश की एकता और अखंडता बाधित ना हो, ठीक है ना। तो लगभग कहा जाता है कि देखिए संघीय व्यवस्था का जो गठन है वो दो तरीके से, समझ गए होंगे। देखिए तो अब देखिए सबसे पहले हम भारत में ही जानेंगे कि संघीय व्यवस्था का गठन यहाँ पे कैसे हुआ। तो जानते ही हैं कि देखिए भारत जो है धर्मों की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, जाति धर्म भाषा संस्कृति की दृष्टि से भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है ना। भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से मान लीजिए धर्म जाति लिंग भाषा संस्कृति सभ्यता बहुत बड़ा देश है ना। यहाँ पे 20 प्रमुख यानी कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है ना, और लगभग सैकड़ों भाषा बोला जाता है। ऐसे देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाना ही था पहले, तो मतलब इन विविधताओं को पहचान कर मान्यता देने की आवश्यकता था। यानी कि देखिए इतना ज़्यादा विभिन्नता है तो सबको पहचान देना होगा, सबको सत्ता में हिस्सेदारी देना होगा। अभी बताए थे कि सत्ता में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है, ताकि हर वर्ग को सत्ता में भागीदारी मिले, हर वर्ग की समस्याओं को सुना जा सके, है ना। नहीं तो सत्ता अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा तो लगभग, है ना, वही बात है, फिर तो राजतंत्र तानाशाही वाला बात हो जाएगा। तो यही कहा जाता है कि भारत इतने विभिन्नताओं वाला देश है, इसलिए यहाँ पे संघीय शासन का स्थापना करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। क्योंकि है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो विभिन्न क्षेत्र विभिन्न भाषा विभिन्न धर्म विभिन्न जाति के लोगों को सत्ता में साझेदारी करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए केंद्रीय और राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, ठीक है। चूँकि जानते हैं कि भारत लंबे समय से अंग्रेजी शासन के गुलाम था, है ना। तो इतना आज़ादी के बाद भारत इतना भी सक्षम नहीं था, है ना, न तो सामाजिक दृष्टिकोण से, न आर्थिक, न राजनीतिक, किसी भी दृष्टिकोण से भारत पूरे तरीके से सक्षम देश था नहीं। इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था को लागू करना, सत्ता का बंटवारा करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, है ना। इसके अलावा जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया तो उसमें 563 रियासतों के अधिकार दिया गया था टोटल, है ना। इसमें बुक में 563 दिया है, लेकिन इतना जाने कि 565 रियासत था, यानी 565 रियासत यानी क्षेत्र था भारत में जहाँ पे राजाओं का शासन चलता था। तो जब 1947 में अधिकार दे दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि जिस रियासत को भारत में रहना है भारत में रहे, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाए, वो पूरे खुलेआम बोले थे, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि या फिर स्वतंत्र रहने के लिए बोले थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो देशी रियासतें थे भारत में तभी शामिल हुआ जब यहाँ पे संघीय शासन स्थापित हुआ। अगर यहाँ पे भारत में संघीय शासन नहीं होता तो शायद बहुत सारी रियासत भारत से अलग हो जाती और भारत के कई टुकड़े हो जाते। तो संघीय व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य बहुत सारा था भारत में। पहला कि सभी लोगों को, सभी धर्म जाति भाषा के लोगों को, है ना, राजनीति में अधिकार मिले, राजनीति में भागीदारी मिले। दूसरे की, है ना, सब लोग भारत से जुड़ के रहें, सबको बराबर अधिकार मिले। इस कारण से भी संघीय व्यवस्था का स्थापना किया गया। तो देखिए भारत में संघीय व्यवस्था का अगर हम विकास का बात करें तो भारत में संघीय व्यवस्था का जो विकास हुआ है ना, वो मतलब शुरू से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है ना। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से संघवाद के समर्थक में रहा, है ना, और इसी के इन्होंने अपना मतलब अपने आप को ऐसे ढांचे में ढाल लिया, ऐसे संगठन किया, है ना, कि लगभग हर क्षेत्र में, है ना। और कहा जाता है कि मतलब 1946 में संघवाद नामक संस्था भी गठन किया गया था, जहाँ पे लगभग हर प्रांत से हर प्रतिनिधियों को चुना गया, एक प्रतिनिधि को चुना गया हर क्षेत्र से। और है ना, सब जगह मतलब रियासत के अधिकतर प्रतिनिधि भी, शासक जो थे प्रतिनिधि, वो भी इसमें भाग लिए। संघवाद का जब गठन किया गया तो सभी क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि को चुना गया था। तो इस तरीके से कहा जाता है कि विभिन्नताओं को मान्यता देने के साथ साथ सभी के मूल्य आदर्शों, है ना, और सभी के मांगों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो देखिए भारत में संघीय व्यवस्था कुछ शर्त भी था। क्यों भारत में संघीय व्यवस्था लागू किया गया? तो संघीय व्यवस्था का सबसे पहला शर्त था कि एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए संघीय व्यवस्था बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे संघीय सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं, संघीय सरकार कहिए या केंद्र सरकार कहिए, है ना। एक संघीय सरकार या केंद्र सरकार, दूसरी ओर प्रांतीय सरकार या राज्य के लिए सरकार, है ना। प्रांतीय सरकार अलग होता है संघीय व्यवस्था में और केंद्र सरकार अलग होता है। दूसरा कि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गया, केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र अलग है, राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र अलग है। इसके लिए 3 सूची बनाया गया, है ना। कितने सूची में बांटा गया? 3 सूची, है ना। एक बना आपका संघ सूची, है ना। दूसरा बना आपका राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है। तो कहा गया कि देखिए संघ सूची में जितने भी विषय थे, संघ सूची का सारा विषय कौन देखते थे? केंद्र सरकार। मतलब इसमें वैसा क्षेत्र आता है जिसके नियंत्रण किसके, और जिस पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है ना। इस पर कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ
अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। यानी कि वैसा सूची जिसके अंतर्गत सिर्फ केंद्र सरकार को ये अधिकार दिए गए हैं। वैसा क्षेत्र है ना, जहाँ जिस पर कानून सिर्फ कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है। फिर उसके बाद स्थानीय है ना, स्थानीय महत्व के विषय जैसे पुलिस हो गया, सुरक्षा व्यवस्था हो गया, जल, शिक्षा, पुलिस, इस सब में राज्य सूची में आया। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को था। किसको था? राज्य सरकार। और समवर्ती में कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे दोनों क्षेत्रों को, यानी केंद्र सूची, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाना जरूरी होता है। जैसे शिक्षा है ना, शिक्षा आपका समवर्ती सूची में रखा गया है ना। तो मतलब इसमें वैसे विषय को रखा गया जिस पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून, मैंने कहने का देखिए संघ सूची का मतलब इसमें वैसे विषयों को शामिल किया गया जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें परिवर्तन सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य सूची है ना, तो राज्य सरकार, इस पर वैसे विषय को रखा गया जिसमें सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। समवर्ती सूची है ना, तो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं है ना, मतलब मान लीजिए कुछ कुछ विषय तो ऐसा भी होता है ना कि जो तीनों में से किसी में ना आए, तो जो तीनों में से किसी में नहीं आएगा उस पर अधिकार रहेगा केंद्र सरकार को, है ना। जो तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं आएगा उस पर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। राज्य सरकार को अधिकार नहीं रहेगा। चूंकि जानते हैं संघीय व्यवस्था में है ना, केंद्र सरकार के पास अधिकार ज़्यादा होता है, राज्य सरकार के पास कम होता है। ठीक है, जैसे जानते हैं कि भारत में कुछ राज्यों को विशेषाधिकार भी प्राप्त है। जैसे जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, है नहीं। अब 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर से विशेषाधिकार हटा दिया जाता है। तो जब था वहाँ पे तो उसका एक अपना अलग संविधान था, है ना। और कहने का मतलब है कि अलग संविधान का मतलब था है ना कि वहाँ कोई भी कानून जब भारत सरकार बना रही है तो भारत सरकार का कोई भी कानून वहाँ पर तब तक नहीं लागू होता था जब तक वहाँ का जो विधानसभा है, वहाँ की जो विधायिका है ना, वह पारित ना कर दे, तब तक वहाँ पे कोई भी भारत सरकार का कानून लागू नहीं होता था। ना ही कोई स्थानीय निवासी वहाँ के लोग ज़मीन खरीद बिक्री कर सकते थे, है ना। लेकिन कोई बाहर का निवासी, भारत के कोई भी बाहर क्षेत्र का, जैसे जम्मू कश्मीर के हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग खरीद बिक्री कर सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के छोड़े कोई अलग स्टेट के हैं तो वहाँ पे ना कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, ना ही अपना मकान बना सकते हैं, किसी भी तरीके का नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से भारत के जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर है ना, बहुत सारे मतलब कुछ कुछ राज्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। मतलब वहाँ पे कुछ भौगोलिक आकार के कारण, कुछ समस्याएं के कारण उनको अधिकार दिया जाता है। जो बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं उनको भी अधिकार दे दिया जाता है। कुछ कुछ है ना वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे शासन चलाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है। जैसे नाम सुने हो केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र या वैसा राज्य जहाँ पे शासन सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? केंद्र का होता है ना। केंद्र द्वारा स्थापित सरकार ही वहाँ पे चलती है। यानी केंद्र सरकार जिसको मुख्यमंत्री, किसको राज्यपाल वहाँ बना के भेजे, वही व्यक्ति वहाँ शासन करता है। इसमें वहाँ पे किसी और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश समझ गए होंगे, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप है ना, कुछ कुछ होता है। केंद्र शासित का मतलब जो केंद्र द्वारा शासित क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहेंगे? केंद्र शासित। देखिए भारतीय संविधान को कठोर भी बनाया गया है ना, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में अधिकार के बंटवारे में आसानी से फेरबदल हो सकता है। यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है ना, ताकि केंद्र और राज्य में जब कुछ झगड़ा, विवाद, समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसको निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका, है ना। दोनों को समझाएंगे, है ना, साथ मिलकर काम करने के लिए समझाएंगे, ताकि तब तो जाकर देख देश का विकास होगा। नहीं तो कोई प्रधानमंत्री और किसी राज्य के मुख्यमंत्री विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे तो उस राज्य को राज्य पिछड़ जाएगा। इसीलिए है ना एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है जो केंद्र और राज्य के बीच में हुए समस्याओं का निपटारा करता है। दूसरा है कि सरकार चलाने के लिए और जिम्मेवारियों का निर्वहन के लिए है ना राजस्व का जो जरूरी होता है, जो रुपया पैसा चाहिए है ना, उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों कर लगाने, संसाधन जुटाने का अधिकार प्राप्त है इन दोनों को। यानी केंद्र और राज्य अपने अनुसार अपने राजस्व को प्राप्त करने के लिए है ना, मतलब दोनों अपने अपने कानून बना सकती है। दोनों कर लगाने के लिए किसी भी तरह कानून बना सकती है, मतलब जो जनता के पक्ष में हो। तो संघीय व्यवस्था भारत में कई कारणों से लागू हुआ। संघीय व्यवस्था का भारत में विशेषता भी देख रहे हैं, कितना सारा विशेषता है ना। और संघीय व्यवस्था के कारण ही भारत एक क्या मजबूत राष्ट्र है ना, और यहाँ पर जो लोकतंत्र सुरक्षित अवस्था में है। ठीक है, तो लगभग आप इस चैप्टर में समझ गए होंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे स्थापित होता है। तो दो तरीकों से होता है ना, एक जहाँ पे राज्य का अधिकार ज़्यादा होता है केंद्र से, और दूसरा जहाँ पे केंद्र का अधिकार ज़्यादा होता है राज्य से। इसमें दोहरे उद्देश्य को लेकर चलते हैं लोग, एक अपने क्षेत्र का और दूसरे भारत में स्थापित, भारत में उत्पन्न विभिन्न विभिन्नताओं को आदर देते हुए अपने राज्य का विकास और अपने देश का विकास लोग करते हैं,
है ना। इसमें 3 सूची बनाया गया है संघीय व्यवस्था में, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची मतलब इसमें उन विषयों को रखा गया है जिस पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सूची का मतलब इसमें उन विषयों को रखा गया है जिस पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बना सकती है, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची है ना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, दोनों अलग अलग बना सकता है। और इन तीनों में जो विषय शामिल नहीं है उसको अधिकार, उस पर अधिकार सिर्फ किसका है, तो केंद्र सरकार का। ठीक है। तो भारत में संघवाद का विकास भी लोकतंत्र की व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए हुआ था, है ना। तो इस तरीके से भारत में आपका जो संघवाद है ना, मतलब विकसित हुआ और भारत में संघीय व्यवस्था का मतलब प्रक्रिया पूरा हुआ। ठीक है। तो आज इसमें इतना ही रहेगा लगभग। ठीक है। और इसको आप मतलब अगले वीडियो में इससे आगे आप संघीय व्यवस्था में कैसे काम किया जाता है उसको आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है।